यहाँ होता क्या है, स्टार्टिंग में आप सिनर्जी एसबीएस के अंडर में है। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, क्योंकि हमें कैड सेंटर एक नाम ऐसा है जो सुना हुआ होता है, सिनर्जी एसबीएस कभी सुना हुआ नहीं लगता। ये सिनर्जी स्कूल ऑफ बिजनेस स्किल्स होता है। ये बेसिकली कैड सेंटर का एक वेंचर है जिसके अंडर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स और पीपल मैनेजमेंट के कोर्सेज आते हैं। रीज़न ये है कि कैड सेंटर पीएमआई से डायरेक्टली रिकॉग्नाइज ना हो करके उसने अपने इस वेंचर को, जो उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ही डिज़ाइन किया है, ये वेंचर इसका सिनर्जी वो पीएमआई से रिकॉग्नाइज है। क्या आप पीएमआई जानते हैं क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है क्या? ये तो फुल फॉर्म हो गया कि पीएमआई का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन पीएमआई है क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन वगैरह कर देता है वही। सर्टिफिकेशन वगैरह देता है। पीएमआई बेसिकली एक एनजीओ होता है, वो ना एक एनजीओ टाइप है, और पेंसिल्वेनिया यूएसए में उसका हेड ऑफिस है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, जो पीएमपी का एग्ज़ाम होता है, जो सीएपीएम का एग्ज़ाम होता है, सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये पीएमआई ही ऑर्गेनाइज करता है। पीएमआई ऑल ओवर द ग्लोब एक ऐसा सर्टिफिकेशन बॉडी हो चुका है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बड़े पीएमपी प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करता है एग्ज़ाम के थ्रू। उसके एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए भी उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, और कम से कम 35 आवर्स की आपने किसी ऑथोराइज्ड सेंटर से ट्रेनिंग ली हो। जब ये 3 रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं उसके बाद आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं उसके लिए। जब आप उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे तो उसकी जो एग्ज़ाम होता है वो थ्योरेटिकल बेस पर होता है, और पीएमआई बेसिकली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स या केस स्टडीज़ को डिफाइन करने के लिए एक बुक रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं पीएमबॉक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। तो ये बुक जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे अपने इस ट्रेनिंग पे, वो सारी डेफिनेशंस पीएमबॉक से ही ली गई हैं, इसलिए वो हर जगह वैलिड हैं ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है। नाउ ये जो सिनर्जी है ये पीएमआई का ऑथोराइज्ड एटीपी है, ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर, इसलिए इसके सर्टिफिकेट्स की जो वैल्यू है वो बाकी किसी भी सर्टिफिकेशन के कंपैरिजन में हमेशा सुपीरियर होती है। ये रीज़न है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमने सिनर्जी में मूव ऑन कर रखा है। ठीक है। वो सर्टिफिकेशन जो मिलता है यहाँ से वो पीएमआई का मिलता है, मतलब कि पीएमआई से भाई जो कैड सेंटर का वेंचर है, कैड सेंटर तो उसी का दे पाएगा ना, लेकिन वो पीएमआई का ऑथोराइज्ड पार्टनर है। सर्टिफिकेशन पे आपके पीएमआई तक का ओरेकल का लोगोज होते हैं अवेलेबल आपके सर्टिफिकेशन पर, जो आपको मिलेंगे। ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट कि हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक प्रोजेक्ट होता क्या है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बेसिकली हम बोलते हैं कि कोई भी एक टास्क है, कोई भी एक काम है जिसको हमें परफॉर्म करना है। अब जब कोई काम हमें करना है उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें रिसोर्सेज भी लगेंगे। रिसोर्सेज का मतलब उसका बजट। अगर कोई काम के अंदर मैंने 2 बंदे लगाए, उसमें 10 दिन लग रहे हैं, अगर मैंने 2 की जगह 4 कर दिए तो मुझे पता है 5 दिन में हो जाएगा काम, लेकिन बजट भी बढ़ेगा, टाइम घट रहा है उसके हिसाब से। लेकिन 2 बंदे 10 दिन काम कर रहे हैं तब 20 दिन की सैलरी बैठेगी 2 की, और 4 बंदे 5 दिन काम करेंगे तब भी तो 20 दिन की सैलरी बैठ रही है। तो यानी कि बजट में फ़र्क नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी हमारी साइकोलॉजी है कि एकदम से हमें ऐसा लगता है कि यार 2 के 4 हो गए, लेकिन टाइम भी तो आधा हो गया ना, तो बजट तो वही के वही है, बजट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें ये देखना है सबसे पहला
जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट होता है दैट इज़ आवर टाइम। हमें टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी नहीं कर सकते 5 साल का प्रोजेक्ट है हम बोले नहीं हम 1 साल में कर देंगे, भाई कर ही नहीं सकते, कोई लॉजिक ही नहीं है ना ऐसे। हाँ आप बोल रहे हैं कि नहीं सर 5 साल का है हम 3 साल में कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस बताएगा। कोई थंब रूल नहीं फॉलो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती हैं, सिनारियोज अलग हो जाते हैं, वेदर कंडीशन अलग हो जाती हैं, लोकेशंस अलग हो जाती हैं, हर चीज़ इफेक्ट डालेगी आपके प्रोजेक्ट्स पर। ठीक, एक सेकंड देंगे प्लीज। प्रोजेक्ट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पीएमआई ये कहता है कि प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंडेवर होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी एक फील्ड से तो बिलोंग नहीं कर सकता। मैकेनिकल भी हो सकता है, सिविल में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है। किसी प्रोडक्ट को कि आप बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, जब तक वो डमी मॉडल नहीं बनता तब तक भी वो एक प्रोजेक्ट रहता है। अगर मुझे अपने सेंटर पे कोई एक नया कोर्स स्टार्ट करना है, जब तक उसकी डिलीवरी, उसका ऑपरेशन सेंटर पे शुरू नहीं हो जाएगा तब तक वो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए उसने बोला टेम्परेरी। अब बात है टेम्परेरी क्यों बोला, एंडीवर तो समझ में आ गया, लेकिन उसमें टेम्परेरी क्यों कहा? टेम्परेरी इसलिए कहा कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया तो क्या आप जिंदगी भर उस प्रोजेक्ट पे ही काम करते रहेंगे? भाई वो खत्म भी होना है। कोई भी चीज जो स्टार्ट हुई है वो एंड होगी, इसका मतलब वो टेम्परेरी है, इसलिए बोला टेम्परेरी एंडीवर। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, मान लीजिए प्रोजेक्ट आपने बोला 3 साल का है, चाहे वो लेट हो करके 5 साल में खत्म हो, खत्म तो होगा, तो इसका मतलब परमानेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए बोल रहा प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी। सेकेंड चीज उसने बोला कि प्रोजेक्ट्स का जो आउटपुट है वो यूनिक होता है। मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ तो आउटपुट में बिल्डिंग मिलेगी, मैं कोई रिफाइनरी बना रहा हूँ तो आउटपुट में रिफाइनरी मिलेगी, मैं किसी पेट्रोल पंप का सेटअप कर रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे पेट्रोल पंप मिलेगा। यानी कि हर एक प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है वो यूनिक होगा, वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल करके आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, वो यूनिक होता है। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं दोज आर टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फास्ट ट्रैक पे करने के लिए होता है अगर सारी चीज़ें लिखने लगेंगे तो डबल टाइम लग जाएगा, इसलिए सारे रिसोर्सेज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल किए जाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स हमारे टेम्परेरी होते हैं और उनका जो रिजल्ट आउटकम होता है वो यूनिक होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे ना टू द पॉइंट चीज़ें हमें बुक में मिलती नहीं है, तो चीज़ों को क्लब करके इसीलिए बनाया गया है कि वो आपको दिया जा सके चीज़ें। अब बात ये तो क्लियर हो गई कि प्रोजेक्ट क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है प्रोजेक्ट हम ये कब मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एंड हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है हर बार जो भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था वो आप अचीव कर लें। 1-2 प्रोजेक्ट लाइफ में ऐसे भी आएंगे जो बीच में छोड़ने पड़ जाएंगे, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं वो, जब हम ये मान कर चलते हैं प्रोजेक्ट खत्म हुआ नहीं भी हुआ लेकिन हम ये मानते हैं हाँ प्रोजेक्ट एंड हो गया, वो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि जो भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था, हमें एक बिल्डिंग बनानी थी, बन गई, मतलब प्रोजेक्ट एंड हो गया। अगर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर ही नहीं सकते, रीजन XYZ कुछ भी हो, चाहे कोई रिसोर्स ना हो, चाहे कुछ उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, XYZ कोई भी रीजन हो, मेन बात यह है कि हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर नहीं सकते, इसका मतलब एंड हो गया। जिंदगी भर थोड़ा ना उसी में लगे रहेंगे, जब हमें पता है अचीव कर ही नहीं सकते, वही मान लो एंड हो गया। तीसरा, जो भी फंडिंग थी क्लाइंट साइड से, क्योंकि हमें भी पता है कि यार प्रोजेक्ट की पूरा फंड एक साथ तो आता नहीं है, वो पार्ट बाय पार्ट रिलीज होता है टाइम के हिसाब से, जैसा भी हमारी साइड से उसको इनपुट जाता है कि हमें इतने टाइम पीरियड में इतने टाइम पीरियड में इतना इतना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट रिलीज होता है। तो मान लीजिए फंडिंग आ रही थी, 3 महीने बाद ही फंडिंग रुक गई, या हम सुनते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कि भैया 50% प्रोजेक्ट निपटा और प्रोजेक्ट का जो टोटल बजट था वो एग्जॉस्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट पेंडिंग में चला गया।
अब पेंडिंग में कब तक गया, लाइफ टाइम के लिए पेंडिंग हो गया, तो मतलब प्रोजेक्ट एंड हो गया। अगर फंडिंग एग्जॉस्ट हो जाए या स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट एंड कर दीजिए, कोई लॉजिक नहीं बनता उसको। जो भी प्रोजेक्ट की नीड है वो बीच में ख़त्म हो जाए। ये जनरली हम लोग देखते हैं जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, जैसे गांव वगैरह में नहर पे कोई ब्रिज बन रहा है, क्योंकि ब्रिज बनने में ही 1 साल लगा देते हैं, उसके 1 आध साल के अंदर पता लगा वहाँ से कोई हाईवे पास हो गया। अब हाईवे पास हो गया तो जाहिर सी बात है कि भैया उस पर ब्रिज बनना ही बनना है 4 लेन का, तो उसमें वहाँ जितना कंक्रीटिंग वर्क और सरिया वरिया स्टील विस्टील लगी थी वो वहीं छोड़ छाड़ के वहीं एंड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट को, क्योंकि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो वहाँ भी प्रोजेक्ट को एंड माना जाएगा। कोई ऐसा रिसोर्स जो हमें ज़रूरी है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए लेकिन ख़त्म हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए अभी कोल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। एक टाइम आएगा कोल ख़त्म हो जाएगा, कोल ही ख़त्म हो गया यानी कि रिसोर्स ख़त्म हो गया, तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, उससे बिजली नहीं बना सकते, तो वो प्रोजेक्ट वहीं एंड हो जाएगा। तो अगर कोई भी रिसोर्स जिसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। कोई भी प्रोजेक्ट किसी लीगल रीज़न से टर्मिनेट हो जाए, जैसे हम लोग देखते हैं हाईवे बन रहा है, उस ज़मीन की, उस गांव की ज़मीन ले लो, उन्होंने कोर्ट में चले गए, केस कर दिया, वो 5 साल के लिए स्टे लग गया, तो फिर वो 5 साल प्रोजेक्ट तो डिले नहीं होता, वो लोग या तो कुछ अल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो प्रोजेक्ट को एंड कर देंगे, और कोई चारा बचता नहीं है। तो ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का एंड अचीव हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे कार, मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को बदलें, किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को डेवलप करें, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे पास वो एक प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं जिससे हम एक प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है, दो चीज़ें बहुत कॉमन है, कन्फ्यूज़न जो हमें सबसे ज़्यादा देती हैं। हेलो, आप पंडित जी ऑफिस में नहीं हूँ। हाँ ठीक ठीक। अब दो चीज़ें हैं, एक है प्रोजेक्ट, एक है ऑपरेशन। जिन दोनों में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है डिफरेंस समझने में कि प्रोजेक्ट क्या है और ऑपरेशन क्या है। फॉर एन एग्जांपल, पेट्रोल पंप का एग्जांपल लीजिए। हमें पेट्रोल पंप सेटअप करना है, पहले पेट्रोल पंप सेटअप कंप्लीट हुआ, जब सेटअप कंप्लीट हो गया उसके बाद पेट्रोल पंप का वर्क हमने कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। अब वहाँ काम क्या होगा, एक गाड़ी आई, पेट्रोल फिल किया, चली गई, दूसरी आई, पेट्रोल फिल किया, चली गई, तीसरी आई, पेट्रोल फिल किया, चली गई। उससे पहले क्या काम हो रहा था, कहीं हो सकता है एक्सकेवेशन का काम हुआ, कहीं कोई फिलिंग हुआ, लेवलिंग हुआ, कहीं कोई मेटल का काम हुआ, कहीं कंक्रीटिंग वर्क हुआ, बार बार तो नहीं हो रहा था ना, वो रिपीट नहीं हो रहा था। यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जो टास्क होते हैं वो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस में जो काम होते हैं वो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, वो फिक्स साइकिल पर रिपीट होते जा रहे हैं, सेम ऑन गोइंग टास्क हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन रोक देगा पेट्रोल पंप, उससे तो चलना ही चलना। प्रोजेक्ट में आप अगर कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं कंक्रीटिंग वर्क चलता रहेगा। भाई मान लीजिए आपको 105 मीटर क्यूब कंक्रीट का वर्क था, तो 105 मीटर क्यूब आपने कंक्रीटिंग फिल कर दी, बात खत्म, कंक्रीटिंग कंप्लीट हो गई। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सपोज एक टैंक बना रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट है हमारे पास, XYZ क्लाइंट है, सब क्लाइंट का टैंक मतलब आ रहा है, पर टैंक लगभग लगभग सेम ही रहता है।
थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है डाया और हाइट में, है ना, लेकिन प्रोसेस सबका शीट बनने का वो उसका सब सेम सेम ही है, स्ट्रक्चर बनने का ये बिल्कुल। सेम है। तो ये प्रोजेक्ट में आएगा या जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं दैट इज वो प्रोजेक्ट का पार्ट है, लेकिन अगर आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो वो आपका ऑपरेशंस है, टर्म है, रिलेट किस तरह कर रहे हो। जब आप उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के कैटेगरी में आएगा। जो आपकी कंपनी में अंदर काम चल रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी के अपने परमानेंट एम्प्लॉय होंगे जो उनमें कटिंग कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं इंस्टॉलेशन फैब्रिकेशंस के, वो सारे ऑपरेशंस हैं आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में वो ऑपरेशंस रिपीट वे में चलते जा रहे हैं। क्लाइंट के लिए आप एक बार स्टोरेज टैंक बना रहे हो तो हो सकता है अगली बार 3 साल बाद उसे ज़रूरत पड़े, तो वहाँ रिपीटेटिव नहीं है, वो उस केस में प्रोजेक्ट है। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो वो ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में वही काम तो चल रहा है बार बार। क्लियर हुआ? अब देखो, जो प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस हैं उनके बीच कुछ ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। जो ऑपरेशंस हैं वो ऑनगोइंग हैं, रिपीटेटिव टास्क वहाँ चल रहा है। और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर पे क्या काम होता है? कॉल आई, रिसीव की, सॉल्यूशन दिया, कट गया, दूसरी कॉल रिसीव की, सॉल्यूशन दिया, कट गया, यही काम हो रहा है, रिपीटेटिव चल रहा है बार बार। इसका मतलब ये एक ऑपरेशन है। चांद पे जाना है, क्या आप एक ही रॉकेट को बार बार चांद पे ले जा सकते हो? प्रोजेक्ट है। आपको ब्रिज बनाना है, आप गैस फिलिंग गैस एट पेट्रोल पंप, ऑपरेशन चला गया। बैंक के रिसेप्शन पे क्या काम होता है? ऑपरेशन। बैंक को अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, दैट इज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ही बार सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उसके बाद तो उसका यूज होगा। सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो गया ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है, उस सॉफ्टवेयर का यूज एक ऑपरेशन है। रिफाइनरीज में दोनों चीज़ है, ऑपरेशन भी है और प्रोजेक्ट। भाई आपने प्लांट लगाया, प्लांट लगने के तक के हैंड ओवर तक हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बाद वो ऑपरेशन शट डाउन होते ही प्रोजेक्ट है, जब तक के वो दोबारा नहीं चलेगा, मेंटेनेंस वर्क पूरा आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा। वो जब अपने ऑपरेशंस प्रोडक्शंस चल रहे हैं उसके अंदर जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो सारा चीज़ आपके ऑपरेशंस का पार्ट है। ठीक, अब प्रोजेक्ट हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि प्रोजेक्ट हम किसे कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। समझना ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम बोलते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की अपनी कुछ एक्टिविटी होंगी, एक कुछ काम होंगे जो हमें काम करने होंगे उसके अंदर। तो उस प्रोजेक्ट पर हम अपनी नॉलेज, अपना स्किल्स, अपने टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उस प्रोजेक्ट की जो भी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएँ। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट को आप अचीव करेंगे तभी तो प्रोजेक्ट का अचीव कर पाएंगे। इस प्रोसेस को ही हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो पीएम बुक क्या कहता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। यही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। सिलेबस मैंने आपको अभी दिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसको लेकर के। जो पार्ट हम लोगों ने अभी कवर अप किया दैट इज दिस वन, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं प्राइमावेरा के इंट्रोडक्शन पर। प्राइमावेरा का जो इंट्रोडक्शन है यानी कि सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन पर। अभी सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल तरीके से सेट है, बहुत सारे बैचेस के अकॉर्डिंग चलता रहता है, तो मुझे पहले सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अरेंज इस तरीके से करना पड़ेगा जैसा आपको फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम में मिलेगा। ठीक है,
देखिए जी, अब आपको बताया गया होगा कि एडमिन ही इसका यूज़र नेम है, एडमिन ही इसका पासवर्ड है। ओके, अब ये स्मॉल लेटर्स में एडमिन इसका यूज़र नेम होगा, एडमिन ही पासवर्ड होगा। आप एक बार उसे बंद कर दीजिए सॉफ्टवेयर को। सबसे ऊपर वही जैसे कॉमन सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं, डायरेक्ट बंद कर दो बस। नो कर दो या यस पूछ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इधर को कर लेना, वो तो बाद में देखेंगे, है ना। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पड़ा होगा, आप उस पर वही सिंपल कैसे हम सॉफ्टवेयर डबल टैप करते हैं वो ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही वो इस विंडो पर लेकर आएगा, आपसे वो पूछेगा लॉगिन नेम और पासवर्ड। लॉगिन नेम जब एक बार फीड हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से अपने आप आने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एडमिन ही उसका यूज़र नेम और एडमिन ही उसका पासवर्ड सेट कर देते हैं, जिससे भूलेगा इंसान। प्राइमावेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपके डायरेक्टली सेव नहीं करता आपके सिस्टम में कोई फाइल बार बार जाके सेव कर रहा है कि आप प्रोजेक्ट एक्स सेव करो, प्रोजेक्ट वाई सेव करो, प्रोजेक्ट जेड सेव करो, ऐसा नहीं है। जैसे एक्सेल है, आपने कोई फाइल बनाई, आप उसे सेव कर सकते हो डी में जाके, ई में जाके, एफ में जा करके, या पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। प्राइमावेरा के साथ केस कुछ अलग है। प्राइमावेरा जब प्रोजेक्ट पे काम करता है वो डेटाबेस पे काम करता है, यानी कि इसका अपना एक डेटाबेस बना देता है ये आपके सिस्टम के अंदर। जो भी डाटा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट, कितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो सारा डाटा उस डेटाबेस फाइल के अंदर रहता है। यानी कि आप सोचें कि आपके प्रोजेक्ट के, आपके सिस्टम के अंदर 10 प्रोजेक्ट हैं और आपको उनमें से कोई मुझे देना है, तो आप डायरेक्ट जाके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि आप पेन ड्राइव लगाएं और एक प्रोजेक्ट का डाटा कॉपी करें और मुझे दे दें। ऐसा कर नहीं सकते आप। आपको उस प्रोजेक्ट के डाटा को अपने डाटाबेस में से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो एक्सपोर्ट फाइल आप मुझे देंगे, मैं उसे अपने सिस्टम में इंपोर्ट करूंगा, तब जाकर आपके उस डाटा की फाइल मेरे पास आ पाएगी। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू ये पॉसिबल है। प्राइमावेरा में कोई सेव करने का ऑप्शन ही नहीं होता कि आप कंट्रोल एस दबा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या फाइल में जाके सेव ढूंढ रहे हैं, होता ही नहीं है। एक्सपोर्ट कैसे होता है उसमें? वो हम पढ़ेंगे आराम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन आएगा आराम से। सेव क्यों नहीं है, मैंने उसको लिए आपको एक बात बताइए कि सेव का ऑप्शन होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्राइमावेरा पे जब भी आप काम कर रहे हो, जब आपको लगे हाँ काम कंप्लीट हो गया, सेव तो होना ही नहीं है, बस डायरेक्ट बंद कर दो, कोई डाटा लॉस नहीं होगा। जहाँ पे भी लास्ट टाइम बंद करोगे, नेक्स्ट टाइम वहीं ओपन होगा दोबारा अपने आप। कुछ सेव करने की ऐसी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, करोगे भी कहाँ से। ठीक, फोल्डर बनता है कि नहीं इसमें, जो किसी प्रोजेक्ट का अलग प्रोजेक्ट का जैसे काम कर रहे हैं अलग प्रोजेक्ट पे, तो फिर अगर मान लीजिए 3-4 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अलग अलग एक ही रिफाइनरी में, मतलब 2-3 अलग अलग सब चीज़ें, तो कैसे होता होगा उसमें? अभी वो समझ जाओगे ना चीज़ों को, आप धीरे धीरे समझोगे, एकदम से नहीं समझ पाएंगे। अभी लॉगिन नेम और पासवर्ड हमें एडमिन डाल देना है। जैसे ही आप डाल के कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपके डेटाबेस फाइल के साथ कनेक्शन बनाएगा, देखेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो ओपन कर देगा। जब आप स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये एक छोटी सी पॉपअप विंडो आपके सामने आती है। ये कहती है कि आपको अपना स्पेसिफिक इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये आना बंद अपने आप हो जाएगी। तो आप फिलहाल इसे ओके कर दीजिए बस, तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यही स्टेज आपको नज़र आ रही थी जो आपके सिस्टम में नज़र आ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में यही आती है विंडो बस। अब ये फ्रेश इंस्टॉल होता है ऐसा। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में टॉप पर लिखा है प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल 22, ब्रैकेट में लिखा है नो करंट प्रोजेक्ट। दैट मीन्स करंटली कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। अगर आपने 1, 2, 3 जितने भी प्रोजेक्ट ओपन किए होंगे उनके आईडी और नाम यहाँ दिखाई देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कोई प्रोजेक्ट अभी करंटली ओपन नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया, तो आप देखो उसका आईडी और उसका नाम यहाँ मिल रहा है आपको। अभी ये मत सोचो लिखा क्या है, बस इतना माइंड में लेकर आइए कि अगर नो करंट प्रोजेक्ट है दैट मीन्स कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, और अगर कोई ओपन है तो उसका नाम ऊपर मिलेगा आपको हमेशा। तो ये वाला जो नेस्पेड एक्सपेंशन जो वो आ रहा है, मतलब प्रोजेक्ट ओपन है, ये ओपन है, एक प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा है कौन सा वाला? ये प्रोजेक्ट ही तो ओपन है, और क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ,
है ना। फिलहाल टाइटल बार से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हुआ। टाइटल बार से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नो करंट प्रोजेक्ट लिखा है तो करंटली कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, सब क्लोज है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी ओपन करेंगे आप, मैंने 3 प्रोजेक्ट को इस वक्त ओपन किया, तो आपको तीनों प्रोजेक्ट की आईडी, तीनों प्रोजेक्ट के नेम नजर आएंगे। यानी कि टाइटल बार आपको ये बता देता है कोई प्रोजेक्ट या कितने प्रोजेक्ट ओपन है या नहीं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइटल बार से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं उससे नीचे। यहाँ एक मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में एक ऑप्शन डिसेबल्ड पड़ा है प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन डिसेबल्ड इसलिए क्योंकि कोई प्रोजेक्ट ही ओपन नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट ही ओपन नहीं है तो प्रोजेक्ट का अंदर कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए ये बात मैंने आपको बताई है कि टाइटल बार से आपको पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपको बोले कोई प्रोजेक्ट का ऑप्शन डिसेबल्ड पड़ा है तो आप कैसे समझेंगे? भाई जब प्रोजेक्ट ओपन होगा तभी तो प्रोजेक्ट के अंदर का काम होगा। तो इसका मतलब ये मेन्यू बार का ये प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन तभी इनेबल होता है जब कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है, वरना नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सिटी सेंटर वाला ये प्रोजेक्ट है, इसे ओपन करता हूँ। अगर ये ओपन हो गया, अब आप देखो प्रोजेक्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया। बात समझ आई? ये रिलेशंस हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि भैया टाइटल बार आपको क्या बताएगा और मेन्यू बार का ये प्रोजेक्ट ऑप्शन कब इनेबल होता है। उसके बाद टूल बार्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये टूल बार्स हैं सारे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी टूल बार मिलेगा और राइट साइड में भी टूल बार मिलेगा। ये सब हमारे टूल बार्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बीच में हमारे पास विंडो होती है। कौन सी विंडो है? जो नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या नाम लिखा है यहाँ? प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट की विंडो है। हो सकता है ये विंडो अभी का भी, देखो यहाँ से तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा राइट साइड से ऊपर, एक उससे नीचे रेड आ रहा है छोटा सा, यहाँ से केवल ये विंडो बंद हो जाएगी, ठीक। अब आपको कौन सी, कभी आपको ब्लैंक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा आप तो परेशान हो जाएंगे, भाई अब मैं क्या करूं। लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी विंडो पे जाना है। अगर आपको प्रोजेक्ट देखना है तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट की विंडो चाहिए। अगर आपको एक्टिविटी देखनी है तो आपको पता है एक्टिविटी की विंडो चाहिए। अगर आपको WBS देखना है आपको पता होगा WBS की विंडो चाहिए। अगर आपको रिसोर्स देखना है आपको पता होगा आपको रिसोर्स की विंडो चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस विंडो पे जाना है। तो अगर कोई ओपन नहीं भी है तो हम ओपन कर लेंगे, लेकिन नाम तो हमें पता होना चाहिए। अभी हमने देखा उस विंडो का नाम था प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट किसका हिस्सा होगा? किसी दूसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा प्रोजेक्ट तो हो नहीं सकता। हाँ, किसी एंटरप्राइज का पार्ट हो सकता है प्रोजेक्ट। एंटरप्राइज मतलब किसी कंपनी का ही तो पार्ट हो सकता है ना प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट का पार्ट तो हो नहीं सकता, वो तो सब प्रोजेक्ट हो जाएगा फिर। इसका मतलब है प्रोजेक्ट एंटरप्राइज के अंडर के में आएगा, प्रोजेक्ट के अंडर में नहीं आएगा। तो आप मेन्यू बार में ढूंढ लो एंटरप्राइज कहाँ लिखा हुआ है, आपके मेन्यू बार में आपको एंटरप्राइज मिल जाएगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, खत्म, वापस आ जाएगी विंडो। अगर गलती से कोई एक्टिविटी टैब बंद हो जाए या WBS की टैब बंद हो जाए तो वो किससे रिलेट करेगा? एंटरप्राइज से कि प्रोजेक्ट से? तो यानी कि अगर आपको WBS खोलना है, एक्टिविटी खोलनी है, तो वो प्रोजेक्ट के अंडर में आएगा। मतलब याद नहीं रखना पड़ना है कुछ भी, आपको कोई रटना नहीं है कौन सी विंडो कहाँ है, बस कॉमन के अकॉर्डिंग सोचना है कि भाई प्रोजेक्ट है तो वो WBS का, एंटरप्राइज का पार्ट होगा। अगर WBS है या एक्टिविटी है वो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। क्लियर है? तो देखो मैं एंटरप्राइज टैब पे अगर जाके वहाँ क्लिक करूँ, ये लिखा प्रोजेक्ट्स, मैंने क्लिक किया, विंडो वापस आ गई। क्लियर है? तो ये विंडोज़ हैं। ये विंडो में एक साइड टेबुलर डाटा है, एक साइड यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्पेस है, और नीचे उसकी डिटेल विंडो है। जो भी पेज है, जैसे प्रोजेक्ट का पेज है तो नीचे प्रोजेक्ट की डिटेल विंडो है। अगर मैं रिसोर्स पेज पर जाऊंगा तो नीचे हो जाएगी रिसोर्स डिटेल विंडो। अगर मैं WBS पर जाऊंगा नीचे हो जाएगा WBS डिटेल विंडो। भाई जिस प्रोजेक्ट के पेज पर हम हैं तो ये जो नीचे विंडो दिख रही है ये प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाएगी। अगर मैं रिसोर्स के पेज पर चला जाऊं तो नीचे की विंडो
रिसोर्स की डिटेल दिखाई। ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, मैं यानी कि आप जिस पेज पर जाएंगे उसी पेज की डिटेल विंडो नीचे की तरफ होती है, ये कहलाती है डिटेल विंडो। कभी बाई एनी चांस हो सकता है डिटेल विंडो भी गायब हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा। उसके दो चीज़ हो सकती हैं, या तो वो विंडो गायब ही हो गई पूरी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ कर्सर ला करके उस विंडो को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर मिनिमाइज किया है तो आपको यहाँ देखो ये एक टैब नज़र आ रहा होगा, जब आप कर्सर वहाँ लाओगे तो वो ऐसे एरो बन जाएगा, आप क्लिक करोगे और ऐसे खींच दोगे, ऊपर की तरफ छोड़ दोगे, आगे विंडो। दूसरा ये हो सकता है जैसे रिसोर्सेज टैब में देखो यहाँ तो कोई विंडो है ही नहीं, तो उस केस में आप इस खाली जगह पर राइट क्लिक करना, डिटेल लिखा है, क्लिक कर देना। ये दो तरीके हो सकते हैं। अगर गायब ही हो गया है वो तो गायब ही तो होने के बाद आया है, डिटेल डाल राइट क्लिक करते ही डिटेल दिखेगा आपको। गायब है ही नहीं ना, होता तो यहाँ एरो बदल जाता, हम पकड़ के खींच लेते, जब है ही नहीं तो खींचेगा कहाँ से। तो इसलिए राइट क्लिक करके डिटेल पे क्लिक कर दो, वापस आ जाएगी डिटेल पे। क्लियर? ओके, तो यहाँ से विंडो टैब बंद हो सकती हैं और आपको पता होना चाहिए बस वो पार्ट किसके अंदर में आएगा। ठीक है जी। हाँ, ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कहलाता है। बाकी टूल एडमिन ये सब वो सब हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से टर्म्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आगे की चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएंगी। फिलहाल तो हमें केवल और केवल समझना ये था कि सॉफ्टवेयर कैसा है, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो जनरल हमें अभी पता होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट अभी हमने केवल देखा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट प्रोजेक्ट आ जाता है, बट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने से पहले हमें सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स के बाद हमें कुछ सेटअप करना होगा जो कि वन टाइम होगा। जैसे हम किसी एंटरप्राइज के लिए काम कर रहे हैं तो उस एंटरप्राइज का उसमें बनाना, मान लीजिए हम DMRC के लिए काम कर रहे हैं तो हमें दिल्ली मेट्रो यहाँ बनानी पड़ेगी ना कंपनी, उसके अंदर डिवीज़न बनाने पड़ेंगे। हमें उस दिल्ली मेट्रो का अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या हमारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट हेड है, डायरेक्टर है, उनको वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो वो हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि ये बंदा लीड कर रहा है। तो कब बताएंगे? जब वो सॉफ्टवेयर में बना हुआ होगा। तो यानी कि वो डाटा हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेटअप करेंगे और सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। हम बता रहे हैं कि ये काम 15 दिन का है, या हम बताएं नहीं ये काम 2 हफ्ते का है, या हम बोले नहीं ये काम आधे महीने का है। बात हम वही कर रहे हैं सारी, लेकिन घुमा फिरा रहे हैं। हम डेज में बात करें, वीक में बात करें, मंथ में बात करें, घंटों में बात करें, तो हमें पता होना चाहिए ना हम ड्यूरेशन किस यूनिट में डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये सब सेटिंग्स, हम करेंसी, हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं इंडियन रुपीज़ में काम करेंगे, हम सऊदी के लिए काम कर रहे हैं तो सऊदी रियाल में करना पड़ेगा, हम USA के लिए काम करेंगे हमें अमेरिकन डॉलर में, US डॉलर में काम करना पड़ेगा। तो हमें यूनिट उसी के अकॉर्डिंग जो करेंसी है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंसी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहाँ मिलेंगी, वो सब सेटिंग्स करना, सॉफ्टवेयर को सेटअप करना, ये हम सीखेंगे। अभी तक हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम सेटिंग्स और सेटअप्स को देखेंगे। ठीक है, तो